तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 8, 9, 10, 11, 12 को हल करेंगे। स्टूडेंट, ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारे पास बहुविकल्प हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार हमेशा किसी न किसी पेपर में एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और दूरी r के बीच सही संबंध क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने जो अक्षीय स्थिति में फार्मूला निकाला था वो था 1/4πε0 तो E बराबर हमारे पास फार्मूला है 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में ये रही अक्षीय में और ये रही निरक्षीय में 1/4πε0 p/r। दोनों स्थिति में हमारे पास अक्षीय हो या निरक्षीय हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में फार्मूला ये आता है, निरक्षीय स्थिति में ये आता है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका दूरी का जो संबंध है वो ये है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दूरी के तृतीय घात के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के 3 घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात की कैसे होती है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती होती है। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला कह रहा है कि E 1/r के समान व्युत्क्रमणपाती होती है, द्विध्रुव के कारण ये होता नहीं है। ये हमारे पास है बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है Q/r²। बिंदु आवेश के कारण, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये भी इसका नहीं है। अगर बिंदु आवेश के कारण होता तो हम r² टिक करते। तीसरा हमारे पास कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ यानी दूरी के तृतीय घात के कैसे होती है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती होती है। तो इसका ऑप्शन ये ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r⁻+3 ऊपर किसकी होगी, माइनस की होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2003, 13 और 17 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट आप इसका रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एल भुजा का हमारे पास क्या है, कोई घन है। घन बनाइए स्टूडेंट्स। घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये भुजा एल है तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, ये भी एल होगी। एल भुजा के घन के केंद्र पर हमारे पास क्या है, यहाँ कोई +q आवेश रखा है। तो कह रहे हैं एक फलक से, घन में क्या होती है, 6 फलक होती हैं, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट। एक फलक से गुजरने वाला हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई बराबर Q/6ε0। पूरे घन पर फ्लक्स शून्य होता है, आपको पता है। पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक फलक से, किसी घन की एक फलक से यानी प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास कितना होता है। और हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्थिति में हमारे पास जो फ्लक्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। फ्लक्स ε0 पर डिपेंड करता है। जो फ्लक्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है और ε0 पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स है ना तो किसी भुजा की, घन की भुजा पर डिपेंड करता है, यानी जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, घन की भुजा चाहे कितनी भी हो, एल हो, ए हो, बी हो, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्लक्स हमारे पास जितना रहेगा, भुजा चाहे कम हो ज्यादा हो, जितना फ्लक्स है एक फलक पर वो इतना ही रहेगा।
फ्लक्स केवल आवेश पर और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो इसको मान्यता होता है। तो फ्लक्स हमारे पास आवेश पर डिपेंड करता है, फ्लक्स एल भुजा पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट्स सी क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो भुजा एल पर निर्भर नहीं है, भुजा एल पर निर्भर नहीं है। भुजा चाहे ज्यादा हो कम हो, फ्लक्स हमारे पास इतना ही रहेगा जब आवेश प्लस क्यू है तब। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास 2003, 9 और 13 में यूपी बोर्ड में मल्टीपल चॉइस यानी बहु विकल्प क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। इसका आप रिवाइज करें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखले गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र होता है। खोखला एक गोला है और जिसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। और केंद्र पर ई निकालना है तो स्टूडेंट आवेश हमारे पास क्या होता है, सतह पर होता है, गोले के पृष्ठ पर होता है। क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र समान है तो आवेश क्या होता है, पृष्ठ पर होता है। और आवेश अगर पृष्ठ पर होगा तो केंद्र पर हमारे पास क्या है, यहाँ इस स्थिति में आर का मान क्या होगा, 0 होगा। यहां से यहां पूछता तो हमारे पास अगर केंद्र से परिधि के बीच पूछता तो हमारे पास आता ई बटे 4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन आवेश हमारे पास कहाँ है, आवेश हमारे पास केंद्र पर नहीं है। केंद्र पर आवेश क्या होता है, 0 होता है। जैसे इस क्यू का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 की गुणा इससे करेंगे 0 और 0 बटे संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो पूरे केंद्र पर हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र है वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो ये रहा इसका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को 2012, 16, 17, 19 में यूपी बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। पूछा जा चुका है। पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। अब हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव है। ये मान लो हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, इसमें हमारे पास बहुत द्विध्रुव है, एक -q प्लस q और -q प्लस q -q प्लस q, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव है। तो इससे हो रहा है, इससे निर्गत बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला हमारे पास कुल फ्लक्स कितना है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है तो हमारे पास इस पे हमारे पास पृष्ठ पे कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश हमारे पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि -q प्लस q, माइनस से माइनस, -q से प्लस q कैंसिल, तो हमारे पास कुल आवेश जब 0 होगा तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। जब कुल आवेश 0 को किसी संख्या यानी एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हमारे पास किसी बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव आघूर्ण है तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, 0 होगा। तो इसमें हमारे पास होगा ये डी। ये क्वेश्चन को 2012 और 17 में भी पूछ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। जो हमारे पास अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसे इसी वर्ष यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न को देखकर स्टूडेंट्स के सामने अनेक समस्याएं थी। अगर मैं मानता हूं अगर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम होता, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना होने के कारण इस प्रश्न को
सॉल्व करने में असफल रहा है, यानी कामयाब नहीं रहा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। प्रश्न हमारे पास कहता है कि दो बिंदु आवेश हमारे पास K1 परावैद्युतांक वाले K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है और आवेशों के मध्य लगने वाला हमारे पास जो बल है वो है F। तो मान लेते हैं हमारे पास एक हमारे पास आवेश, दो बिंदु आवेश, हम एक Q1 मानते हैं, दूसरे को Q2 मानते हैं। इनके बीच परावर्तांक केवल है और बल हमारे पास क्या है, वो है F, प्रतिकर्षण बल F, प्रतिकर्षण बल F इनके बीच। बाद में कह रहे हैं यदि माध्यम का परावर्तांक बदलकर K2 कर दें, यहां क्या कर दें, K2 कर दें भाई, आवेश वही है, आवेश जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन परावर्तांक क्या कर दिया, K2 कर दिया। K2 कर दिया तो कह रहे हैं अब बल कितना होगा, अब बल कितना होगा। तो उस बल को हम क्या मान रहे हैं, F डैश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, F डैश। हाँ उन्होंने दिया है, अब F डैश क्या होगा, आवेश वही है, पहले हमारे पास Q1 Q2 थे, बाद में आवेश भी वही है और दूरी भी वही है, दोनों आवेशों के लिए, दोनों स्थितियों के लिए। तो कह रहे हैं भाई इस F डैश का मान क्या होगा, आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच हमारे पास परावर्तांक K है और बल F है। आवेश वही है, परावर्तांक K2 कर दिया, हमारे पास बल F डैश क्या होगा, डिस्टेंस दोनों स्थिति में सेम है। और आपको पता है जब हमारे पास आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो फार्मूला होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे मान लो कंडीशन 1, इसे मान लो कंडीशन 2। कंडीशन 1 की बात करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स, आवेश Q1 Q2, हमारे पास परावर्तांक क्या है K1, तो इसे क्या कर देंगे, ओनली K1 कर देंगे। दूसरा मानेंगे तो हमारे पास F डैश बराबर आएगा स्टूडेंट्स, F डैश बराबर आएगा 1/4πε0, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे K2 इंटू Q2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस K2 को यहां लिखेंगे, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, 1 को क्या कर दो, 2 से भाग कर दो, यहां लिख रहे हम 2 को 1 से भाग करने पर F डैश का मान पहले रखिए, F डैश का मान इतना है, यानी 1 F डैश का जो मान है वो है 1/4πε0 K2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे F डैश बटे F। और F का हमारे पास जो मान है वो है 1/4πε0 K1 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। ये वाला मान और ये मान बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो गए, ये पूरा मैटर ऊपर जाएगा, इसकी गुणा इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो हमारे पास हो गया F डैश इंटू F बराबर 4πε0 K1, 1 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास ये पूरा आएगा, और इस 1 की गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास ये भी जैसा है वैसा ही आएगा K2, इससे ये कैंसिल, हमारे पास बचे F डैश बटे F बराबर K1 बटे K2। हमें मान किसका निकालना है स्टूडेंट, F डैश का मान निकालना है। F डैश का मान निकालेंगे, F बन जाएगा इसके गुणा में, तो F डैश बराबर हो जाएगा K1 F बटे K2, मात्रक न्यूटन, K1 K2 इंटू F, K1 F बटे K2 न्यूटन हो गया। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन देखना हमारे पास कि ये बल हमारे पास कितना हुआ, तो हमारे पास ये यहाँ K1 बटे K2 है, तो हमारे पास यहाँ K2 बटे K1 है, यहाँ हमारे पास 2 है परंतु K1 बटे K2 है, F है लेकिन 2 है तो इसलिए नहीं,
ना तो ये है ना ही ये है। यहाँ हमारे पास k1 बटे k2, यहाँ भी k1 बटे k2 और f हमारे पास यहाँ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? सी होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा? सी होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आते रहते हैं। इस वर्ष भी एग्जाम में इन ऑब्जेक्ट इन्हीं बहु विकल्पों में से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी रखें। और इन्हीं प्रश्नों की अगर आप तैयारी रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, बहुविकल्प प्रश्न में कभी आप प्रश्नों को हल करने में निष्फल नहीं होंगे, हमेशा आप सफल ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।